रूट वर्ड नंबर 21 एवरीवन, डिस, DYS, डिस। ठीक है, डिस का मतलब इंग्लिश में होता है बैड, रॉन्ग या डिफिकल्ट एक्ट। बैड, रॉन्ग या डिफिकल्ट एक्ट। तो बैड का मतलब बुरा, खराब, गंदा। रॉन्ग का मतलब गलत, अनुचित। ठीक है, और डिफिकल्ट एक्ट का मतलब क्या? मुश्किल, कठिन, करने में, कोई कार्य करने में मुश्किल या कठिन। तो ये एक निगेटिव वर्ड है, उसका निगेटिव मीनिंग है। अब डिस से जो भी वर्ड बनेगा उससे निगेटिव सेंस ही आएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बहुत सारे शब्द बनते, बहुत सारे हम लोग देखने वाले भी एक एक करके चलिए देखते हैं। तो डिस से बना पहला वर्ड एवरीवन डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल, देखिए इसको मैं स्प्लिट करता हूं, इसको मैं तोड़ता हूं, प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड सब अलग करता हूं। देखिए ये देखिए, पहले है फंक्ट, FUNCT, फंक्ट। फंक्ट का मतलब होता है टू वर्क, कार्य करना, काम करना। फंक्ट से बन गया फंक्शन, है ना। तो फंक्ट मतलब कार्य करना, फंक्शन मतलब कार्य, काम। फंक्शनल मतलब कार्यशील, काम करने वाला। डिस का मतलब क्या होता है? बैड, बुरा, रॉन्ग। तो डिसफंक्शनल का मतलब क्या हो गया? बुरे तरीके से काम करने वाला, अनुचित तरीके से काम करने वाला, सही तरीके से काम नहीं करने वाला, है ना। फंक्ट मतलब काम, फंक्शन मतलब, फंक्ट मतलब काम करना, फंक्शन मतलब काम, फंक्शनल मतलब काम करने वाला, और डिसफंक्शनल मतलब बुरे तरीके से काम करने वाला। तो एक शब्द में हिंदी में आप उसको कह सकते हैं बेकार। चलिए, अब डिसफंक्शनल कहेंगे किसको? किसी बॉडी पार्ट को कहते हैं, शरीर के किसी अंग को कहते हैं जिसने नॉर्मली या प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया है, जो नॉर्मली या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जो बेकार हो गया है, विकृत हो गया है, डिसफंक्शनल। आगे बढ़ रहे हैं एवरीवन, नंबर 2 है डिसलेक्सिया। बहुत कॉमन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, डिसलेक्सिया। तो डिस का मतलब तो क्लियर ही है, बैड, रॉन्ग, डिफिकल्ट एक्ट। यहाँ पे एक और रूट वर्ड एवरीवन, लेक्स, LEX, लेक्स। ठीक है एवरीवन, LEX, लेक्स। लेक्स का मतलब होता है वर्ड, LEX, लेक्स का मतलब होता है वर्ड, शब्द। चलिए आइए समझते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है एवरीवन। डिसलेक्सिया स्लाइट डिसऑर्डर होता है। स्लाइट डिसऑर्डर मतलब हल्की विकृति, हल्की खराबी होती है, किसकी? ब्रेन की, दिमाग में हल्की खराबी होती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति रीड और स्पेल नहीं कर पाता है, जिसको कि रीडिंग और स्पेलिंग में डिफिकल्टी होती, पढ़ने में, है ना, और स्पेलिंग समझने में दिक्कत होती है। जैसे देखिए, जिसको डिसलेक्सिया होता है उसके साथ होता क्या है, जैसे ये एक लेटर है, अक्षर है, साइन है, सिंबल है, इसको आप लोग ए पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि ये इंग्लिश का एक लेटर है ए। अब यही ए उस व्यक्ति को जिसको डिसलेक्सिया हो गया है वो ऐसे नहीं दिखता है, उसको वो ए उसको ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, मतलब किसी तरह से किसी भी एंगल पे मुड़ा हुआ वो दिखता है उसको। अब सोचिए, आप उसको ये समझा रहे हैं लेकिन उसको कुछ और समझ में आ रहा है, तो उसको स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम होता है और रीडिंग में भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो अलग बात है कि इससे उसके इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर है, ये जो विकृति है एवरीवन, इसी को बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है ना। वर्ड में खराबी मतलब रीडिंग और स्पेलिंग ही नहीं कर पाता है वो व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड वर्ड डिसलॉजिया। ध्यान दीजिएगा, डिसलॉजिया। तो डिस तो बाहर हो ही गया पहले, उसके बाद है लॉज, LOG, लॉज। लॉज, लॉजी, लॉजिक, है ना एवरीवन। आपको मालूम है कि लॉजिक का मतलब क्या होता है? तर्क वितर्क होता है, रीजनिंग होता है। पावर ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड व्हाट? लॉजिक। अभी क्या है ना, हम इंसान बोलने के पहले, है ना, सोचते समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, इतना सब कुछ हम लोग सोच समझ के नॉर्मली बोलते हैं। अब लेकिन एवरीवन इस कंडीशन में क्या होता है, डिसलॉजिया एक्चुअली एक कंडीशन है, एक स्थिति है, परिस्थिति है। इसमें वो जो पावर ऑफ रीजनिंग होती है एक व्यक्ति की, वो जो पावर ऑफ रीजनिंग है, वो जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। वो क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है, उसमें विकार आ जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, वो बिगड़ जाता है, और फिर वो जो व्यक्ति है उसको बोलने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है। अब वो सोच ही समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोलूँ, कहाँ बोलूँ, कैसे बोलूँ, किसके सामने बोलूँ, तो फिर वो बोल ही नहीं पाता है
है ना, रीजनिंग के पावर कमजोर होने के कारण। तो वो कंडीशन एवरीवन कहा जाता है इंग्लिश में एक वर्ड में डिसलॉजिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। वर्ड नंबर 4 है डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया, चलो तो डिस सबसे पहले बाहर हो गया। उसके बाद है मीटर, METR, मीटर। मीटर का मतलब आप सबको मालूम होना चाहिए कि मीटर का मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट, है ना, मापना या मापन। चलिए डिसमेट्रिया क्या है वो समझिए। ये भी एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो मस्कुलर एक्ट्स होता है, ठीक है ब्रदर, मस्कुलर एक्ट क्या होता है ब्रदर, कोई भी काम जो हम अपने शरीर से करते हैं, अपने हाथ पैर से करते हैं, तो वो मस्कुलर एक्ट होता है। तो इसमें मस्कुलर एक्ट के मूवमेंट, मस्कुलर एक्ट में जो मूवमेंट होता है एवरीवन, उसके रेंज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, वो व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है, मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रह जाता है। समझ रहे बात को? देखिए जैसे आपको चलना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको पता है कि आपको अपने पैर को कितना आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपको अपने हाथ से कोई चीज़ उठाना है, तो आपको पता है कि आपका जो हाथ है वो कितना बाहर निकलेगा, कितना नीचे जाएगा, फिर कितना ऊपर आएगा। तो मस्कुलर एक्ट्स में इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल होता है ब्रेन का। अब ब्रेन में थोड़ा सा विकार आता है और वो व्यक्ति अपने रेंज को, मस्कुलर एक्ट के मूवमेंट को, रेंज को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब वही कंडीशन हो जाता है एवरीवन डिसमेट्रिया। ठीक है, डिस मतलब खराबी, मीटर मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में खराबी, किस चीज़ के मेजरमेंट में खराबी, वही मस्कुलर एक्ट के मूवमेंट के मेजरमेंट में खराबी, विकृति। वर्ड नंबर 5 एवरीवन डिसमेंशिया। डिसमेंशिया, तो डिस पहले बार हो गया, खराबी की ही बात होगी, कोई अच्छी चीज़ की तो बात होगी नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये है एक रूट वर्ड मेंट, MENT, मेंट। मेंट का तो मतलब ऐसे माइंड होता है, लेकिन अभी मेंट का मतलब है मेमोरी। अभी मेंट का मतलब एवरीवन मेमोरी, MEMOR। नीचे वाला आ रहा है यहाँ पे। मेंट का मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी यानी स्मृति, याददाश्त, जहन। तो वो आइडिया मिल रहा होगा कि डिसमेंशिया क्या होता है। डिसमेंशिया मतलब मेमोरी में खराबी, मेमोरी में विकार, है ना, स्मृति का नाश, है ना, इसमें आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, याददाश्त, जहन कमजोर हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ चीजें आपको नहीं याद रहेंगी। डिसमेंशिया एवरीवन, ये था वर्ड नंबर 5। चलिए एवरीवन, डिस से बना हुआ छठा वर्ड देखते हैं। छठा वर्ड है डिसमॉर्फिया। ध्यान दीजिएगा, DYS, डिस का मतलब आप समझ चुके हैं, याद हो चुका होगा आपको, बैड, रॉन्ग, डिफिकल्ट एट। और ये देखिए एक और रूट वर्ड है मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब इंग्लिश में होता है फॉर्म, FORM, फॉर्म, है ना। फॉर्म मतलब रूप, स्वरूप। ठीक है, फॉर्म का मतलब शेप, साइज भी आप समझ सकते हैं। चलिए, तो डिस मतलब वही खराबी, फॉर्म, शेप, साइज में खराबी। ठीक है, सो डिसमॉर्फिया एवरीवन एक कंडीशन है जिसमें होता क्या है, शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई भाग नॉर्मल से ज्यादा ग्रो कर जाता है, नॉर्मल से ज्यादा ग्रो कर जाता है, डिसमॉर्फिया। आपको तो पता ही है कि ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी पार्ट होता है, इवन एनिमल का भी जो बॉडी पार्ट होता है, एज के अनुसार से हर बॉडी पार्ट का एक फिक्स्ड शेप साइज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एवरीवन विकार आ जाता है एनिमल बॉडी में भी और ह्यूमन बॉडी में भी, और शरीर का कोई हिस्सा नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे आपने देखी होगी किसी व्यक्ति की आंखें नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी है, नाक बड़ी हो गई, कान बड़े हो गए, तो वो जो कंडीशन होता है एवरीवन, उसी को बोलते हैं डिसमॉर्फिया। ठीक है, मॉर्फ में, फॉर्म में, शेप, साइज में विकार आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड, अगला शब्द एवरीवन डिसफेजिया। ठीक है, अब तो डिस का मतलब क्लियर है ना, विकार, खराबी। ये देखिए फैजिया, PHAGIA, फैजिया। फैजिया का मतलब इंग्लिश में होता है ईटिंग। फैजिया का मतलब इंग्लिश में होता है एवरीवन ईटिंग, खाना। ठीक है, सो डिसफेजिया का मतलब क्या हो जाता है, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, स्वालो मतलब निगलना, निगलना मतलब क्या, फूड स्टफ का हमारे माउथ से, हमारे मुंह से फूड पाइप में जाना, है ना। फूड स्टफ
जब हमारे माउथ से हमारे फूड पाइप में चला जाता है तो उसी एक्ट को, एक्शन को हम लोग स्वालोइंग कहते हैं, निगलना। तो डिस्फेजिया क्या होता है एवरीवन? वो कंडीशन है जिसमें आदमी भोजन निगल ही नहीं पाता है, अपने मुंह से उसको फूड पाइप में ले ही नहीं जा पाता है। तो इसी इनएबिलिटी को एवरीवन डिस्फेजिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वर्ड नंबर 8 है डिस्फेजिया। वो फेजिया था, ये फेजिया था। यहां भी डिस है और देखिए PHAIS, ठीक है, PHASIA। फैज का मतलब एवरीवन स्पीक होता है। फैज का मतलब होता है स्पीक, मतलब बोलना। तो किस में खराबी आएगी एवरीवन? बोलने में खराबी आएगी। बोलने में भी खराबी आती है और समझने में भी खराबी आती है। किस वजह से? क्योंकि आपके ब्रेन में थोड़ा सा विकार आ गया, किसी व्यक्ति के ब्रेन में थोड़ा सा विकृति आ गई है, खराबी आ गई है, तो जिससे उसके बोलने में परेशानी होती है और समझने में भी परेशानी होती है। डिस्फेजिया को हिंदी में एक शब्द में कहते हैं भाषा वैकल्य। भाषा वैकल्य, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। वर्ड नंबर 9 है डिस्फोनिया। तो डिस तो समझ ही गए, खराबी, विकृति। और फोन, PHON, फोन, फोन रूट वर्ड है, फोन से ही फोनिया बना है। फोन का मतलब आप सबको पता होगा साउंड होता है, साउंड, आवाज, स्वर, ठीक है, वॉइस। अब डिस्फोनिया क्या होता है एवरीवन? ये खराबी होती है जिसके कारण कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है। बोल नहीं पाता है क्योंकि फिजिकल डिसऑर्डर आ जाता है माउथ में, टंग में, थ्रोट में या वोकल कोर्ड्स में, है ना। जब आप बोलते हैं, जब मानव मनुष्य बोलता है तो उसके बोलने में जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी का जो जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है, अगर किसी एक में खराबी आ जाए और वो व्यक्ति बोल ना पाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को एवरीवन, उस खराबी को, उस डिफिकल्टी को, उस इनएबिलिटी को डिस्फोनिया कहते हैं। देख लीजिए हिंदी में एक शब्द में दुस्वरता, दुस्वरता हिंदी में एक शब्द में डिस्फोनिया। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। वर्ड नंबर 10 है डिस्फोरिया। ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? चलो, डिस्फोरिया। तो डिस सब वर्ड में रहने वाला है। अच्छी चीज को तो बात होने ही वाली नहीं है, निगेटिव नकारात्मक चीज की बात होने वाली है। तो डिस्फोरिया एवरीवन एक स्टेट है, अवस्था है। किस चीज का? चिंता का, नाखुशी का, दुख का, गम का। तो डिस्फोरिया को आप सीधे सीधे दुख समझ सकते हैं, दुख, गम, ठीक है। ओके, वर्ड नंबर 11 एवरीवन डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया, ध्यान दीजिएगा, डिस का मतलब क्या हो गया? खराबी, और ये है पेप्सिया, पेप्सी, पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एक एवरीवन एंजाइम होता है हमारे शरीर में, है ना, और उसका काम होता है हमारे भोजन को पचाना, डाइजेस्ट करना। पचाना, डाइजेस्ट करना मतलब क्या? फूड स्टफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ये मतलब होता है डाइजेशन का। तभी वो जाके हमारे ब्लड में, खून में मिक्स हो पाते हैं, ठीक है एवरीवन। तो वो होता है डाइजेशन का मतलब। तो अब पेप्सी, पेप्सिन एंजाइम है, डाइजेशन में मदद करता है। तो डिस्पेप्सिया का मतलब हो जाता है एबनॉर्मल इंडाइजेशन, है ना, अपाचन, अपच या बदहजमी। और एबनॉर्मल इंडाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा बदहजमी, मतलब उसमें फूड प्रोडक्ट बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, बिल्कुल भी वो छोटे से छोटे टुकड़ों में टूटता नहीं है। तो इस कंडीशन में होता क्या एवरीवन? जो आप खाते हैं ना वही आप निकालते भी, ठीक है, डिस्पेप्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 डिस्टोपिया। डिस्टोपिया, डिस तो अलग हो ही जाएगा एवरीवन, और ये टोपिया बना है यूटोपिया से। ये बना है किससे? यूटोपिया से, है ना। यूटोपिया को डिस से मिला दिया गया तो डिस्टोपिया हो गया। अब देखिए, टोपिया टॉप से बना है, टॉप रूट वर्ड है। टॉप का मतलब प्लेस होता है, TOP टॉप रूट वर्ड है, टॉप का मतलब प्लेस होता है। और यू का मतलब होता है नो, नॉट, है ना, मतलब नो प्लेस, है ना, इमेजिनरी प्लेस। तो यूटोपिया का मतलब होता है एवरीवन इमेजिनरी प्लेस, काल्पनिक जगह। और डिस्टोपिया का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां पे सिर्फ माइजरी ही माइजरी है, जहां पे सिर्फ दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत है और कुछ नहीं है ना। नर्क कह सकते हैं आप उसको, जहन्नुम कह सकते हैं एक शब्द में। हिंदी में कहते हैं दुस्थानता, दुस्थानता, डिस्टोपिया, ठीक है एवरीवन। वर्ड नंबर 13 पर आ चुके हैं हम, डिस्ट्रॉफी।
डिस्ट्रॉफी। तो डिस का मतलब क्या हो गया, खराब, बुरा, और ट्रॉफी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए न्यूट्रिशन होता है। ट्रॉफी का मतलब इंग्लिश में सिंपल वर्ड में होता है न्यूट्रिशन, पोषण, है ना, यानी पोषक तत्व देना। तो एवरीवन ये एक डिसऑर्डर है, ये एक खराबी है, विकृति है। इसमें क्या होता है, शरीर का कोई ऑर्गन या टिश्यू कमजोर हो जाता है, और ऑब्वियस है, स्पष्ट है, किस वजह से होता होगा, क्योंकि एडिक्वेट न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिला और वो कमजोर हो गया। तो आप उसको हिंदी में एक शब्द में कह सकते हैं कुपोषण। क्लियर एवरीवन, डिस्ट्रॉफी, कुपोषण, खराब पोषण, है ना, जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को जितनी अमाउंट में, वो उतने अमाउंट में आपने नहीं दिया, या फिर उससे कहीं ज़्यादा ही दे दिया होगा, तो अभी तो शरीर का कोई ऑर्गन या टिश्यू कमजोर हो गया, है ना, दुर्बल हो गया। चलिए, इस तरह से ये जो रूट वर्ड है डिस वो फिनिश होता है, और लगे हाथ चालू कर लेते हैं अगले रूट वर्ड को, जो है ईगो, EGO, ईगो। ये रूट वर्ड नंबर 22 है एवरीवन। ईगो बहुत ही कॉमन रूट वर्ड है ना, ग्रीक भाषा का वर्ड है। इंग्लिश में इसका मतलब सेल्फ होता है, सेल्फ यानी स्वयं, है ना, खुद, अहम, मैं, ये सारे मीनिंग्स होते हैं। और देखिए, ईगो ना सिर्फ रूट वर्ड है बल्कि ईगो वर्ड भी बना हुआ है इंग्लिश का। अब ईगो क्या होता है, बड़ा कॉमन वर्ड है। ईगो क्या होता है, अपने सुनते होंगे, नहीं, बराबर सुनते होंगे, उसका ईगो हर्ट हो गया वगैरह वगैरह, है ना। चलिए देखिए, ईगो क्लैश हो गया। देखिए ईगो क्या होता है एवरीवन, ईगो ना सेंस है, सेंस। ईगो बोलते हैं सेंस को, समझ को, है ना, बुद्धि को, विवेक को। समझ किस चीज की, अपने वर्थ या वैल्यू की, खुद के वर्थ या वैल्यू की समझ को ईगो कहते हैं, है ना एवरीवन। अगर आपको लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी कोई वैल्यू है, आपका कोई मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है, इसका मतलब आप में ईगो है। समझ रहे एवरीवन। तो खुद के समझ को, खुद के इंपॉर्टेंस के समझ को, खुद के वैल्यू या वर्थ के समझ को ही ईगो कहते हैं, ठीक है। और ईगो सब में होना चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट में, नहीं तो फिर आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स किसी तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो फीलिंग है, वो जो सेंस है अपनी समझ का, वो एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। अहम आपके पास होना चाहिए, अभिमान आपके पास होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए आपके पास, अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एवरीवन पहला रूट वर्ड ईगो से बना हुआ, ईगो इटसेल्फ। चलिए एवरीवन, ईगो से बना सेकंड वर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो, ये सुपर ईगो क्या है, ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, माइंड का पार्ट है। माइंड मतलब वही बुद्धि, समझदारी। तो समझदारी का वो हिस्सा, मतलब समझदारी, समझ, बोध, है ना, जो आपको बताता है, जो आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। सही गलत की समझ को ही सुपर ईगो कहते हैं। और अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो फिर आप जब गिल्टी फील करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सुपर ईगो है, आपके अंदर समझ है, बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, बोध है आपको कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुपर ईगो के बाद बारी है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो के दो मीनिंग है एवरीवन। पहला मतलब है अ पर्सन्स ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी, ठीक है। देखिए ALTER, ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब अदर होता है, ऑल्टर का मतलब होता है एवरीवन अदर, है ना, अन्य, दूसरा। तो किसी व्यक्ति के ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी को ऑल्टर ईगो कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का वो हिस्सा, है ना, जो वो लोगों के सामने नहीं लाता है ना, जिसको वो छिपा के रखता है, तो उसको कहते हैं ऑल्टर ईगो, ठीक है। ऑल्टर ईगो एवरीवन फ्रेंड को भी बोलते हैं, दोस्त, मित्र, सखा को भी बोलते हैं, जो क्लोज है, जो इंटीमेट है, जो ट्रस्टेड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड को भी बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ऐसा इसलिए, वो बेस्ट फ्रेंड आपका इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल आपके ही जैसा है, वो बिल्कुल आपके ही जैसा है, थॉट्स में, बिहेवियर में, फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ऑल्टर ईगो के दो मीनिंग देखा आपने। चलिए चौथा वर्ड एवरीवन ईगो सेंट्रिक, ठीक है। ईगो सेंट्रिक, तो ईगो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, और सेंट्रिक मतलब क्या, सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, है ना, स्व केंद्रित, अहम केंद्रित। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, जो सिर्फ अपनी ही अच्छाई भलाई
कल्याण वगैरह चाहता है। अब उस चक्कर में दूसरे का नुकसान हो जाए तो हो जाए, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। ऐसे ही व्यक्ति को आप सिंपल वर्ड में सेल्फिश कह सकते हैं, स्वार्थी कह सकते हैं। चलिए अगला शब्द एवरीवन ईगोइस्ट है ना। ईगोइस्ट, ईगो मतलब सेल्फ हो गया, आईएसटी मतलब पर्सन हो गया। अब देखिएगा एवरीवन, ईगोसेंट्रिक से ईगोइस्ट डिफरेंट होता है, कैसे समझिएगा। ईगोइस्ट वो पर्सन है जो ये मानता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति होता है ईगोइस्ट, है ना। ऐसा व्यक्ति होता है अहमवादी, घमंडी, अहंकारी, दंभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईगोटिस्ट, यहां भी ईगो है, यहां भी आईएसटी है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा लेटर था टी। तो ईगोटिस्ट एवरीवन ईगोइस्ट से अलग है। कैसे है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, मीनिंग समझिएगा। ईगोटिस्ट वो व्यक्ति है जो अक्सर अपनी ही उपलब्धियों का बखान करते रहता है, अपने ही सक्सेस का, सफलता का बखान करेगा, बातचीत करेगा, डिफरेंट बात नहीं करेगा। तो ईगोटिस्ट, ठीक है। तो एक जैसे दिखते हैं ये तीनों शब्द, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ईगोसेंट्रिक कौन, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ईगोइस्ट कौन, जो ये मानता है कि उससे बेहतर, उससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। और ईगोटिस्ट कौन, जो अपने ही उपलब्धियों का अक्सर बखान करते रहता है। चलिए आगे हम लोग वर्ड नंबर 7 पर, ईगोमैनिया। ईगो तो हो गया सेल्फ, मैनिया का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, पागलपन होता है, दीवानापन होता है ना, सनक होती है। ठीक है, सो एवरीवन, मैनिया क्या है, एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन है खुद के साथ। तो आदमी जब खुद में ही बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है ना, जब खुद के बारे में ही सोचता है, ठीक है, और दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, मतलब अपनी भलाई चाहता है, अपना ही कल्याण चाहता है, अपना ही काम होना चाहिए उसका, चाहे उसके चक्कर में दूसरे का नुकसान भी हो जाए तो उसको कोई परवाह नहीं होता है। तो वो जो मैनिया होता है, वो जो पागलपन होता है, वो जो सनक होता है एवरीवन, उसी को कहते हैं ईगो मैनिया इंग्लिश में, है ना। खुद के अच्छाई भलाई की सनक, अहम कृति हिंदी में एक शब्द में। वर्ड नंबर 8 है एवरीवन, ईगोइज्म। ईगोइज्म ध्यान दे रहे हैं ना, आईएसएम है। आईएसएम के बारे में पहले बता चुके हैं कि अगर किसी वर्ड का सफिक्स आईएसएम है तो बहुत चांस है कि वो वर्ड किसी बिलीफ की बात करेगा, किसी विचारधारा की बात करेगा। तो ईगोइज्म एवरीवन अहमवादी है, एक तरह का ये वाद ही है ना, सोच ही है। ये सोच, ये विचार कि मैं दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, ठीक है, मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है ना, मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, सोच को कहते हैं ईगोइज्म। सोच को, विचार को ईगोइज्म कहते हैं, और उस पर्सन को बोलते हैं ईगोइस्ट। ध्यान दीजिएगा, आईएसटी मतलब पर्सन, आईएसएम मतलब बिलीफ, है ना। ईगोइज्म यानी अहमवाद, एक शब्द है हिंदी में। चलिए वर्ड नंबर 9 है एवरीवन, ईगोपैथी। ईगोपैथी, अब ये क्या है भाई, ये है एक पर्सनालिटी सिंड्रोम, ये है एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। ये है एक तरह की विकृति, एक तरह का विकार, एक तरह की खराबी, एक तरह का सनक, एक तरह का पागलपन, है ना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को वो, उसको नशा चढ़ जाता है, उसको सनक चढ़ जाता है, उसको पागलपन चढ़ जाता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, है ना। वही वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है, उसको लगता है कि दूसरे के चलते मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, मुझे लोग भाव नहीं दे रहे हैं, तो अपने गेन्स के लिए, सेल्फिश गेन्स के लिए वो दूसरे का नुकसान करता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि फॉल्स इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट करता है बिना किसी अफसोस के। तो भाई इसी सिंड्रोम को, इसी डिसऑर्डर को, इसी विकृति को, विकार को, खराबी को, सनक को, पागलपन को ईगोपैथी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में एक शब्द में अहम विकृति, विकार, खराबी, ठीक है एवरीवन। चलिए तो रूट वर्ड नंबर 23 है एवरीवन, इको, ECO, इको। इको का मतलब होता है इंग्लिश में इन्वायरमेंट या हाउस, है ना। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, हाउस यानी घर, गृह, ठीक है। चलिए इको से बने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड है इकोनॉमी। इकोनॉमी, है ना, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या है भाई, देखिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, किसका,
किसके बीच का? प्रोडक्शन, ट्रेड और मनी के सप्लाई के बीच का। प्रोडक्शन है ना, पैदावार, उसके बाद है ट्रेड, व्यापार, और सप्लाई ऑफ मनी, पैसों का सप्लाई। इन सब के बीच जो रिलेशनशिप होता है किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में, उसको एवरीवन इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, या ये भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ढांचा होता है, एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी देश या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर होने वाले सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के बाद अब बारी अर्थशास्त्र की। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सफिक्स ICS है, तो वो तो भाई स्टडी ही है, स्टडी की बात करेगा, वो अध्ययन की बात करेगा। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, किस चीज की स्टडी है भाई? हाउ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इट्स मनी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, है ना। ये एक स्टडी है जिसमें कि पढ़ा जाता है कि कैसे कोई समाज ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है अपने मुद्रा को, अपने व्यापार को और अपने इंडस्ट्री को यानी उद्योग को। ठीक है, तो ये एक अध्ययन है, इसमें ये पढ़ाई की जाती है कि कैसे कोई समाज अपने मुद्रा को, व्यापार को और उद्योगों को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे व्यवस्थित करता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है एवरीवन, चलिए अगला वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी, लॉजी दिख रहा है आपको, और इको तो पहले से दिख ही रहा है। इको का मतलब इन्वायरमेंट होता है, हाउस होता है। तो इकोलॉजी भी एवरीवन एक स्टडी है। लॉजी मतलब स्टडी है। स्टडी किसका? ऑब्वियस है रिलेशन का, रिलेशनशिप का, संबंध का। किनके बीच का रिलेशन? प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स, है ना, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं, है ना, उनका आपस में क्या संबंध है या उनका पर्यावरण से क्या संबंध है, उस संबंध का जो पढ़ाई है ना, उनके बीच जो संबंध की पढ़ाई है, अध्ययन है, वो है इकोलॉजी। हिंदी में एक शब्द में पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। ठीक है एवरीवन, बढ़ते हैं आगे। इको से बना अगला वर्ड है इको सेंटरिज्म। इको तो है ही, इन्वायरमेंट की बात होगी ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सफिक्स दिख रहा होगा आपको, ISM, है ना। ISM का मतलब क्या? कोई व्यू या कोई बिलीफ, है ना, कोई व्यू या कोई बिलीफ, कोई विचार या कोई मान्यता। कौन सी मान्यता भाई? ये मान्यता कि जो राइट्स और नीड्स होते ह्यूमंस के जो राइट्स और नीड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किससे? बाकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। समझ पा रहे इको सेंटरिज्म को? इको सेंटरिज्म वो मान्यता है जो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स के राइट्स और नीड्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के राइट्स और नीड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इको सेंटरिज्म। ठीक है एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 5 बहुत ही कॉमन वर्ड है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, इको का मतलब क्या हो गया? इन्वायरमेंट, और फ्रेंडली तो समझ रहे हैं, इको फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी ऐसी चीज जो इंडस्ट्री में बनती है, प्लांट में बनती है, और जो इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो है इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हिंदी में एक शब्द में पर्यावरण हितैषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 6 है एवरीवन, इको टूरिज्म। ध्यान दे रहे हैं, इको टूरिज्म। अब इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय पर्यटन। ठीक है, तो टूरिज्म, पर्यटन, टूरिज्म डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट टू सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड इको टूरिज्म। तो वो टूरिज्म एवरीवन, वो पर्यटन जो नेचुरल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है ना, जिसका मकसद होता है कंजर्वेशन एफर्ट और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना, है ना, संरक्षण को बढ़ाना, है ना, जो वन्य जीवन होता है
चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, तो उनको बचाने के नियत से, है ना, उनको संरक्षित करने के नियत से जो टूरिज्म होता है, जो पर्यटन होता है, पर्यटन का मतलब समझते हैं ना एवरीवन, टूरिज्म, पर्यटन का मतलब होता है कि बाहर से, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर से, है ना, कि उसी देश से या दूर दराज दूसरे देश से जब लोग वहाँ घूमने फिरने आते हैं, है ना, घूमने फिरने आते हैं और फिर चीज़ों का लुत्फ लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए कुछ पैसे भी अदा करते हैं, तो वो चीज़ पर्यटन होता है। लेकिन जब पर्यटन खास तौर पर इस नियत से की जाए कि वन्य जीवन को बचाया जा सके, है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, तो वो ऐसा टूरिज्म, वैसा पर्यटन एवरीवन इको टूरिज्म कहलाता है, पर्यावरणीय पर्यटन हिंदी में। ठीक है, चलिए आते हैं 7वें वर्ड पर। 7वां वर्ड एवरीवन इको एक्टिविस्ट। इको का मतलब तो इन्वायरमेंट हो गया, और एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, है ना, कार्यकर्ता। आप एक्टिविस्ट को एक्टिव से भी जोड़ सकते हैं। एक्टिव मतलब जो क्रियाशील है, गतिशील। एक्टिविस्ट मतलब जो काम करते रहता है, बराबर काम करते रहता है। तो इको एक्टिविस्ट कौन होता है भाई? ऑब्वियस है वो व्यक्ति जो एक्टिवली अपोज करता है पोल्यूशन को या डिस्ट्रक्शन को, जो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन और डिस्ट्रक्शन को एक्टिवली अपोज करता है, वैसा व्यक्ति कहा जाता है इको एक्टिविस्ट। पर्यावरण कार्यकर्ता, जो पर्यावरण के लिए कार्य करता है, पर्यावरण का नुकसान, हानि, क्षति उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसके विरोध में वो आवाज उठाता है, पुरजोर आवाज उठाता है। इको एक्टिविस्ट एवरीवन, वर्ड नंबर 7। चलिए एवरीवन, वर्ड नंबर 8 है इकोसाइड। इकोसाइड, इको का मतलब आपको मालूम है इन्वायरमेंट होता है, हाउस होता है, और CIDE साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग या किलर। CIDE साइड का मतलब होता है किलिंग या किलर। तो इकोसाइड का मतलब क्या हो गया? किलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट की हत्या। हत्या मतलब डिस्ट्रक्शन या डैमेज, है ना, इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान करेंगे आप, क्षति पहुंचाएंगे उसको, हानि पहुंचाएंगे उसको, तो वो इकोसाइड कहा जाएगा। ठीक है, एक्ट को, एक्शन को तो इकोसाइड कहते ही हैं। पर्सन को भी कह सकते हैं इकोसाइड, उस सब्सटेंस को भी कह सकते हैं इकोसाइड जिससे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। ठीक है एवरीवन, तो इको का मतलब इन्वायरमेंट और साइड का मतलब कीलिंग या कीलर या डिस्ट्रक्शन या डैमेज भी समझ सकते हैं। इकोसाइड को हिंदी में एक शब्द में कहते हैं प्राकृतिक विच्छेदन। ठीक है एवरीवन, चलो आगे बढ़ रहे हैं वर्ड नंबर 9 की तरफ। वर्ड नंबर 9 है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, सिस्टम तो आप समझते ही हैं, व्यवस्था, तंत्र, प्रणाली, और इको का मतलब क्या हो गया? वही इन्वायरमेंट, है ना। एक्चुअली इको यहाँ पे इकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इकोलॉजी जिसका मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इकोलॉजी जिसको हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं, तो इकोसिस्टम का मतलब हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। अभी इकोसिस्टम होता क्या है? तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का यूनिट होता है। इकोसिस्टम एवरीवन इकोलॉजी का एक फंडामेंटल यूनिट होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सर्टेन डिफाइंड एरिया में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है? आदान प्रदान कर रहे होते हैं, इंटरचेंज, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का, है ना, जिसके सहारे वे जीवित रहते हैं, उनमें जान प्राण होता है ना। तो वो एक यूनिट है, वो एक इकाई है। इकोसिस्टम एक इकाई है एवरीवन इकोलॉजी का, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और फलस्वरूप जी रहे होते हैं, जीवित रहते हैं। देख लीजिए, इकोसिस्टम को हिंदी में एक शब्द में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलो वर्ड नंबर 10 है एवरीवन पैलियो इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी, चलिए पैलियो का मतलब मैं बता दूं आपको, पैलियो रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पैलियो का मतलब इंग्लिश में सिंपल वर्ड में होता है फोसिल्स, फोसिल्स, है ना, और हिंदी में कहते हैं इसको जीवाश्म। जीवाश्म तो समझते होंगे, जीव का अंश, मरे हुए जीव जंतुओं का अंश। वो जीव जंतु जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले मर गए हैं, उनके अंश को जीवाश्म कहते हैं, फोसिल कहते हैं, और उसके लिए रूट वर्ड है पैलियो। अब उसके साथ इकोलॉजी जुड़ गया। अब इकोलॉजी का मतलब आपको पता है पारिस्थितिकी होती है, इकोलॉजी आपको पता है स्टडी होती है, उसमें हम स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं,
है ना। स्टडी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, मतलब प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पैलियो इकोलॉजी भी एवरीवन एक तरह का इकोलॉजी ही है, मतलब ये भी एक तरह का स्टडी ही है। इसमें हम देखते हैं कि जो फोसिल ऑर्गेनिज्म है उनका क्या और कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो फोसिल ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके स्टडी को, उसकी इकोलॉजी को एवरीवन कहते हैं पैलियो इकोलॉजी। हिंदी में एक शब्द में कहते हैं पूरा पारिस्थितिकी, ठीक है एवरीवन।